Hello students. So this one is a second video in which we start a topic named significant figures. तो what is significant figures? तो हम बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री में जैसे हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, जो आप लैब में करोगे, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी मेजरमेंट करने से, ठीक है। तो वो जो मेजरमेंट है, ठीक है, जो आप लिखते हो, ठीक है, वो एक सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखते हो, ठीक है। उसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन पहले हम मेजरमेंट्स जो लेते हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि वो जो मेजरमेंट्स लेते हैं उसमें एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है, मतलब कि एक्यूरेट रिजल्ट और प्रिसाइज रिजल्ट। पहले जो है प्रिसाइज, इसका मतलब क्या है, नियर द एग्जैक्ट वैल्यू और ट्रू वैल्यू, दोनों बोल सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब कि ट्रू वैल्यू, जो एग्जैक्ट वैल्यू के एकदम नज़दीक हो, ठीक है, वो प्रिसाइज बोला जाएगा। और एक्यूरेट किसे बोला जाएगा? इट इज द एग्जैक्ट वैल्यू और ट्रू वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू का मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू होगी। अब अगर मान लो कि अब मैं क्या बता रहा हूँ, एक मान लो कि बाइक है, ठीक है, बाइक हमारे पास भी बाइक है और हमारे इंडिया में बहुत सारी बाइक कंपनीज हैं। तो अगर मान लो एक्टिवा की बात करते हैं, तो एक्टिवा की जो कंपनी है, ठीक है, तो वो लोग जैसे ही बाइक बनाएंगे तो सीधे बेचने के लिए, सेल करने के लिए शोरूम में डाल देंगे? तो नहीं। तो क्या करेंगे, वो टेस्ट करेंगे, सभी बाइक पे टेस्ट करेंगे, अलग अलग टेस्ट करेंगे, ठीक है, जंपिंग का, उसका शॉक ऑब्जर्वर का, उसकी माइलेज क्या है, वो सभी चीज़ें वो टेस्ट करेंगे एक एक बाइक पे। देन वी कैन बाय दिस, मतलब कि वो उसके बाद ही वो शोरूम में उतारेंगे और हम ले सकते हैं, वो पूरी टेस्टिंग के बाद, ठीक है। लेकिन हम मान लो कि एपीआई की बात करें, मतलब कि जो दवाइयाँ हैं, ठीक है, तो दवाइयाँ ऐसी चीज़ें हैं, तो ऐसे नहीं है कि सभी कंपनियाँ जो एपीआई बनाती है, जो टैबलेट्स बनाती है, ठीक है, ग्लैंडमार्क है, सिप्ला है, तो वो सभी चीज़ें जो वो बनाती है, तो सभी एक एक टैबलेट की ग्राम चेक नहीं करेगी, उसका वेट कितना है, उसमें कितनी जो हम वो बोल रहे हैं, ठीक है, वो पावर है कि नहीं है, ठीक है। तो वो सभी टैबलेट्स को चेक नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, एक लॉट चेक करेंगे। मतलब कि अगर मान लो कि ये इस दिन का लॉट है, तो इस दिन के लॉट के अंदर इतनी टैबलेट्स हैं, तो कोई एक सैंपल उठा के वो उसको चेक कर लेंगे, तो वो मान लेंगे कि बस ये लॉट का जो ये जो टैबलेट है वो ऐसा होगा, ठीक है। तो वैसा ही केमिस्ट्री के अंदर जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक में एक्सपेरिमेंट करोगे, तो आप क्या करोगे कि 3 से 4 एक्सपेरिमेंट के मेजरमेंट करोगे, उसके बाद उसका एक एवरेज ले लोगे, ठीक है। तो एवरेज लेके आप क्या आप बोल सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर इतने मेजरमेंट्स लिए, उनके नियर का, उनके बीच का जो है वो ये एवरेज वाला मेजरमेंट है, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी और मेजरमेंट प्रिसाइज क्या है वो देख लेते हैं। तो मान लो कि आप लैब में गए हो और यहाँ पे कोई ट्रू वैल्यू कोई है 2 ग्राम की, ठीक है, ये 2 ग्राम की कोई वैल्यू है, ट्रू है, मतलब कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है 2 ग्राम, ओके। तो अभी कोई स्टूडेंट्स ए है, कोई स्टूडेंट बी है और कोई स्टूडेंट सी है, जिन्होंने यहाँ पे 2 मेजरमेंट्स किए हैं। वैसे तो हम 3 मेजरमेंट्स करते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 मेजरमेंट दिखाए हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ मुझे बताना है कि क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट ए ने क्या किया है कि मेजरमेंट लिया है 1.96 ग्राम, एंड सेकेंड मेजरमेंट he obtained 1.94 gram, okay. So average value is 390 upon 2, which is 1.95 gram, but the true value is 2 gram. तो आप देखो यहाँ पे 1.95 और 2 ग्राम के बीच में लिटिल डिफरेंस है, ठीक है नियर ही बोल सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि ये दोनों मेजरमेंट जो उसने लिए हैं, ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 0.2 का, मतलब कि 0.2 का डिफरेंस है। तो ये जो है ये मेजरमेंट वो क्या बोला जाएगा, नियर द एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि इसके नजदीक है तो बोला जाएगा प्रिसाइज बोला जाएगा, ठीक है, प्रिसाइज मेजरमेंट,
वाई? बिकॉज इट्स नियर द एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, ये एग्जैक्ट वैल्यू के थोड़ा नजदीक है, इसलिए हम इसे प्रिसाइज बोल सकते हैं। ठीक है, देन अब स्टूडेंट्स बी की बारी आती है। तो स्टूडेंट बी ने क्या किया कि पहले मेजरमेंट में क्या किया, 1.90 ग्राम जो है उसका मेजरमेंट आया और सेकंड में 2.05 ग्राम आया। ठीक है, अब यहां पे ये देखिए कि इन दोनों का, ये तो नियर है, इसे नियर बोल सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का आप देखो तो ये जो वैल्यू है बहुत ही दूर है, बहुत ही मतलब कि डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जिसे प्रिसाइज नहीं बोल सकते। ठीक है, हम ये तो देखेंगे, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा। तो ये जो है वो प्रिसाइज नहीं बोल सकते और एक्यूरेट तो है ही नहीं। एक्यूरेट मतलब तो एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे, क्योंकि यहां पे डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए यहां पे हम बोल सकते हैं कि नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। ओके, नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। ओके, क्योंकि ये चीज ठीक है, लेकिन यहां पे जो है वो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट सी जो है उसकी मेजरमेंट है 1.99 ग्राम। ठीक है, मेजरमेंट 2 उसने लिया है 2.01 ग्राम। ठीक है, तो डिफरेंस देखो, यहां पे अगर नियरर है 0.2 का डिफरेंस है, तो यहां पे बहुत ही कम डिफरेंस है। ठीक है, बहुत ही कम डिफरेंस है, और यहां पे जो वैल्यू आ रही है वो पूरी एग्जैक्ट है, पूरी एग्जैक्ट 2 ग्राम है जो हमारे ये वैल्यू है। तो हम बोल सकते हैं, ये क्या बोल सकते हैं, प्रिसाइज भी है, आइदर प्रिसाइज रहने दो, यहां पे प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट दोनों है, प्रिसाइज और एक्यूरेट दोनों है, क्योंकि डिफरेंस भी बहुत कम है और ये जो वैल्यू आ रही है वो भी क्या है, एग्जैक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब आगे चलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर पे। ठीक है, ये अभी नोट डाउन करना है, आगे चलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर पे। ओके, नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम देख रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, रियल वैल्यू। आप जो मेजरमेंट करते हो वो रियल वैल्यू होती है। ठीक है, सर्टेन वैल्यू बोल सकते हैं, जैसे कि मान लो कि ये 11 है, दिस वी कैन से दैट सर्टेन वैल्यू। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में क्या है, तो केमिस्ट्री में जब आप मेजरमेंट करोगे तो डेसिमल में बहुत सारी मेजरमेंट आ जाएगी, 11.2, 11.1, बहुत सारी जो वैल्यूज है, ठीक है, वो डेसिमल में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू में डिफरेंस क्या है, तो अगर मान लो कि ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है, हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें लानी है। जैसे आप वॉल्यूमेट्रिक में करोगे, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एक प्रैक्टिकल है जिसके अंदर आपको टाइट्रेशन करना पड़ेगा एसिड और बेस का। एसिड और बेस को क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन करना पड़ेगा उन दोनों का, तो उनमें एक वैल्यू आएगी ब्यूरेट पे। तो ब्यूरेट पे अगर मान लो कि उस प्रैक्टिकल की एग्जैक्ट वैल्यू 11.02 है, लेकिन मैंने आपको बोला कि आप जब मेजरमेंट लोगे, ठीक है, तो आप मेजरमेंट लोगे तो आपको 11.2 एग्जैक्ट नहीं मिल सकती, बहुत ही चांस कम है। ठीक है, तो ये पोर्शन तो आपको मिल जाएगा, मतलब कि ये जो है वो सर्टेन है, इसे सर्टेन पोर्शन बोलते हैं कि 11 तो आ जाएगा, लेकिन ये पोर्शन, दिस वन इज अ अनसर्टेन पोर्शन। क्या है, अनसर्टेन पोर्शन है, मतलब कि ये जो डिजिट है, ठीक है, वो अनसर्टेन है, मतलब इसके ऊपर नीचे हो सकने का चांसेस ज्यादा है, मतलब कि आइदर प्लस और माइनस 0.1। तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, या फिर 11.3 आ सकती है अगर प्लस करें तो, या फिर 11.1 आ सकती है। ठीक है, अगर आपके लैब में वहां पे लिखा हो कि प्लस और माइनस 0, तो अगर आपकी वैल्यू ये आ गई या ये आ गई, दोनों आ गई, तो भी ये करेक्ट है। ठीक है, अगर दिया हो तो,
ओके, तो जरूरी नहीं है यहाँ पे अगर मान लो कि 11.2 है तो प्लस और माइनस 0.2 भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, या तो फिर 11.4 या फिर 11 बोल सकते हैं 0, या अगर प्लस करोगे तो 4 करोगे तो 0। मतलब कि ये आ गई तो बहुत अच्छा एक्यूरेट है, लेकिन इनके बीच की वैल्यू आएगी तो आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिल सकती है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे ऐसा होगा तो। ठीक है, तो ये सर्टेन और ये अनसर्टेन पोर्शन है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, और हम सभी मेजरमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या करते हैं, लिखते हैं सर्टेन, मतलब कि ये सर्टेन पोर्शन जो रियल पोर्शन रहता है और ये जो है वो अनसर्टेन पोर्शन रहता है। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के बहुत सारे लॉज है, जिसमें से 5 लॉज जो है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, वो पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर आउट कर देते पहले, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, उसके बाद क्लियर आउट करना है, ये नोट्स बनाना है। ठीक है, चलिए अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या होगी, तो लिखते हैं हम द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग uncertain number after decimal is called significant figures। ओके, इसका मतलब क्या है कि कोई नंबर है, मान लो कि 503 है। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो गए, नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने वो भी बोला है कि इंक्लूडिंग अनसर्टेन, मतलब कि 5.3 है तो ये सर्टेन पोर्शन, ये अनसर्टेन पोर्शन, तो ये भी क्या बोला जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाएगा। ठीक है, तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसके लॉज है वो देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ जो है वो है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब कि जो भी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ मैं, 5 9 6 6 7 1 3.399। ठीक है, और यहाँ पे ले लो 4.468। तो अगर आपको बोला हुआ कि इनमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड कीजिए तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ऑल नॉन जीरो है तो सभी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स बोले जाएंगे। तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3, हियर ऑल्सो 3, नाउ हियर 1 2 3 4, हियर 1 2 3 4। Okay, there are 4 significant figures in this number. There are 4 also, 3 and 3. Okay, clear? All non-zero digits are significant figures even after decimal. Okay. Now second, 0 before non-zero number, या डिजिट लिखते हैं यहाँ पे, डिजिट्स आर यहाँ पे लिख दूँ, बिफोर डेसिमल भी लिख दूँ यहाँ पे, उसका एक एग्जांपल देख लेंगे। बिफोर डेसिमल डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देख लो 0789, ठीक है, 0.564, और यहाँ पे ले लूँ मैं 0. यहाँ पे बिफोर डेसिमल लेके आफ्टर डेसिमल भी लिख लेते तो भी चलता है, लेकिन चलेगा, चलो कोई नहीं। यहाँ पे लिख लूँ मैं 694, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3, क्योंकि 0 बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो ये है, इनसे पहले क्या आया 0 आया, तो वो क्या बोला जाएगा नॉन सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाएगा, ठीक है। बिफोर डेसिमल मतलब कि डेसिमल के पहले भी जो भी होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो क्या होगा 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट होंगे, यहाँ पे भी क्या होगा 3 हो गए। ओके क्लियर। यहाँ पे अगर मान लो कि 0.059 होगा तो भी क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना हो तो हम लिख सकते हैं एंड आफ्टर डेसिमल वी कैन नॉट कैलकुलेट द 0 एज सिग्निफिकेंट फिगर। ओके चलो अब थर्ड लॉ पे चलते हैं। थर्ड है 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर जीरोस नहीं इजी लगा लेंगे चलेगा, इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब कि दो कोई नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है। ले लो यहाँ पे 6007 0.905 0.1508, ठीक है। तो इनके बीच का जो 0 होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाएगा, गिना जाएगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 1 2 3 4, there are 4 significant figure in this number, okay 1 2 3, there are 3 significant figures, okay now here 1 2 3 4, there are 4 significant figures, okay। तो जो 0 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएगा वो गिना जाएगा एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ओके क्लियर। तो अभी चलते हैं फोर्थ पे, ठीक है। ऑल नॉन जीरो हो गया, ये 0 बिफोर नॉन वाला हो गया, आफ्टर वाला भी साथ में ही करवा दिया, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं 0 आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कि हमने यहाँ पे ले लूँ मैं 500, ठीक है 500 ले लूँ, देन यहाँ पे ले लूँ मैं 0780, ठीक है। यहाँ पे ले लूँ 590 और एक ले लो वापस 0.0600। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि 0 आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब कि 0 जो है आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, मतलब कि नॉन जीरो डिजिट के बाद का जो 0 होगा, लेकिन आफ्टर डेसिमल के बाद का जो नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद का जो 0 होगा वो एज अ सिग्निफिकेंट फिगर बोला है, ठीक है। यहाँ पे कोई डेसिमल दिख रहा है आपको, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सिर्फ यही है, इसको नहीं गिन सकते हम, तो यहाँ पे 1 ही होगा। यहाँ पे देखिए ये तो ये डेसिमल के बाद का है, इससे पहले का है, तो ये रूल लगेगा, तो ये भी नहीं है। कौन सा होगा 1 2 3, कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिकॉज दिस 0 इज आफ्टर द डेसिमल, इस डेसिमल के बाद का है, लेकिन नॉन जीरो डिजिट के बाद का है, इसलिए यहाँ पे इसे सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाएगा, ठीक है क्लियर। इसमें डिफरेंस यही है कि इन दो अगर डेसिमल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल नहीं होगा तो ये यही गिना जाएगा, लेकिन अगर मान लो कि आगे डेसिमल आ गया, यहाँ पे डेसिमल में रख दूँ तो ये यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर बोलेगा, ये 3, ठीक है। यहाँ पे कितने होंगे 3 1 2 3, यहाँ पे ये नहीं गिना जाएगा, ये भी नहीं, 1 2 3, ओके
क्लियर, समझ में आ गया। अब एक फिफ्थ लास्ट जो है वो यहां पे मैं दिखा देता हूं। फिफ्थ, एग्जैक्ट वैल्यू और एग्जैक्ट नंबर हैज infinite numbers of significant figures। एग्जैक्ट नंबर के क्या होते हैं, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं 3 लिख लूँ, ठीक है, 33 लिख लूँ और 49 लिख लूँ, तो ये एग्जैक्ट नंबर है या एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो आप सर आप बोलोगे कि ये क्या है, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हो, ये तो 1 ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे डेसिमल लगा के 0 ऐसे लिख सकता हूँ तो लिख सकता हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैं इन्फिनाइट नंबर के 0 डाल सकता हूँ ऐसे, ठीक है। आई कैन पुट इन्फिनाइट नंबर ऑफ 0 आफ्टर डेसिमल इन दिस नंबर, ओके। वैसे यहाँ पे भी मैं डाल सकता हूँ आफ्टर डेसिमल, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। सो इफ the exact value is present, that means they have infinite number of significant figures, okay, clear। So here there are 5 laws about significant figures, okay, write down। आगे चलते हैं। चलिए अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बता देता हूं, सब्सट्रैक्शन उसमें सही में रहेगा। रिप्रेजेंटेशन का जो लॉ है वो देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लो 4.659, 3.1 और यहाँ पे ले लो 1.26, इनका एडिशन मुझे करना है, ठीक है। का एडिशन करना है तो कैसे करोगे, 9 1 0 1। सो ये जो आंसर आया, ठीक है, विच इज 9.019, ओके। लेकिन इसे हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन मतलब कि इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं कर सकते 9.019। तो कैसे कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि हमने जिसका एडिशन किया, ठीक है, तो उनमें से लोवेस्ट डेसिमल किसका है, मतलब कि आफ्टर डेसिमल लोएस्ट डिजिट कौन सा है, तो इसका है। इट हैज लोवेस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है, जो हमने देख लिया कि डेसिमल के बाद किसका डिजिट लोवेस्ट है, मतलब कि ये इसका एक ही है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो लोवेस्ट इसका ही है, ठीक है। तो जो लोवेस्ट रहेगा, ठीक है, जिसका लोवेस्ट डिजिट रहेगा उसको हमें ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन हम इसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब ये नहीं लिख सकते, ये भी नहीं लिख सकते, तो क्या लिख सकते, 9.0। दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। क्योंकि एक ही है तो एक ही डेसिमल के बाद एक में ही क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। वैसे ही हम ये तो हमने एडिशन का देखा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का बता देता हूं, सेम ही है सब। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर मान लो कि 1.2 3.5, ठीक है, तो 1.2 इंटू 3.5 क्या आएगा, 1.2 इंटू 3.5 विच इज 4 चलो यहाँ पे एक डिजिट ज़्यादा डाल देते हैं, तो क्या आएगा, वो ज़्यादा आ जाएगा, 1 2 ले लेते हैं, 1.2 इंटू 3.52 विच इज 4.224, ओके। अब यहाँ पे 4.224 है, लेकिन इसे भी इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, वन डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 1 में करना पड़ेगा। इसको कैसे करेंगे रिप्रेजेंटेशन,
4.2। क्लियर? ओके, यहां पे आप स्टार डालो नहीं डालो चलेगा, ठीक है। क्लियर? ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब थोड़ा राउंड ऑफ के बारे में देख लेते हैं, हाउ वी राउंड ऑफ। तो अगर मान लो हमारे पास एक वैल्यू दी गई है 4.379। पहला रूल यहां पे मैं बता रहा हूं, फर्स्ट रूल 4.379 जो है वो हमें एक वैल्यू दी गई है, इसको हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है। मतलब कि मुझे क्या करना है कि ये 9 जो है वो हटाना है, इन दोनों में ही लिखना है। वी नीड टू रिप्रेजेंटेड इन दिस ओनली 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल। ये 9 निकाल देना है। तो कैसे करोगे? पहले देखना है whether it is greater than 5 or not। पहले हमें यह देखना है कि ये 5 से ज्यादा है कि नहीं है। तो आप बोलोगे सर 5 से ज्यादा ही है, ठीक है। अगर 5 से ज्यादा है, ठीक है, अगर 5 से ज्यादा है तो यहां पे क्या करेंगे, हम एक इसको निकालेंगे, तब ये क्या करेंगे, यहां पे 1 ऐड कर देंगे। मतलब कि यहां पे मैं लिख लेता हूं, व्हेन यू रिमूव 9 हियर you can add +1 to digit which placed before 9। मतलब कि ये जो यहाँ पे 9 से आगे का डिजिट कौन सा है, 7 है। तो आप जब 9 निकालोगे जो 5 से ज्यादा है, तो 9 निकालने से क्या होगा कि यहां पे आपको +1 ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि यहां पे राउंड ऑफ क्या होगा, राउंड ऑफ होगा 4.38। ओके, क्लियर? समझ में आ गया? नाउ ये पहला रूल था। अब सेकंड रूल की बात करते हैं, 4.343। दिस वन इज अ सेकंड रूल। अब यहां पे देखो आप कि ये जो है वो 5 से क्या है, कम है। सो यहां पे लिख सकते हैं इट इज स्मॉलर डिजिट देन 5। ओके, यहां पे स्मॉलर डिजिट है, तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे, आप अगर इसे राउंड ऑफ करोगे, so when you remove 3 the digit remains as it is। मतलब कि यहां पे कुछ नहीं करना है। अगर ये 5 से कम है तो आप सीधे निकाल दोगे, ये सीधे सीधे लिख लोगे। ओके, क्लियर? समझ में आ गया? थर्ड लॉ की बात करते हैं, विच इज थर्ड लॉ। अगर मैंने बोला कि 5 से ज्यादा 5 से कम, अगर ऐसा हो तो 3.465 और यहां पे लिख लो 3.935। अब आप क्या करोगे, क्योंकि यहां पे तो 5 से कम था, यहां पे 5 से ज्यादा था, लेकिन यहां पे क्या है, यार 5 ही है, 5 ही है। तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो जब आप ये 5 निकालोगे, ठीक है, ये जब 5 आप निकालोगे तो पहले देखना है कि ये, अब मैं निकाल देता हूं, वेदर इट इज बिफोर द डिजिट विच प्लेस्ड बिफोर 5 इज इवन और ऑड। ठीक है, यहां पे ये इवन नंबर है और यहां पे क्या है, ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर होगा तो कुछ नहीं करना है, इसलिए अगर हम राउंड ऑफ करेंगे, जहां पे 5 को निकालना है तो उसके आगे का नंबर इवन है तो सीधे सीधे लिख लेंगे वैसे। लेकिन अगर ऑड नंबर है तो क्या करेंगे, राउंड ऑफ में
1 ऐड करेंगे विच इज 3.94। ऑड नंबर है तो +1 करेंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ कैसे राउंड ऑफ करते हैं? 5 होगा तो 5 के आगे का नंबर जो है वो इवन होगा तो कुछ नहीं करना है, अगर ऑड होगा तो +1 ऐड करना है व्हेन यू रिमूव 5। ओके क्लियर? तो राइट डाउन दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ओके इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब हम डायमेंशनल एनालिसिस पे चलेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस in which we can convert सेंटीमीटर टू इंच, इंच टू सेंटीमीटर, मीटर टू किलोमीटर। ओके ये सभी सिंपल चीज़ें जो है बहुत ही सिंपल है, कई बार जो है उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आ जाती है। ठीक है तो कैसे करेंगे वो समझा देता हूँ मैं। फर्स्ट टेक वन एग्जाम्पल इन विच वी टेक वन एग्जाम्पल इज 3 इंच को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 3 इंच को कैसे करोगे आप? सिंपल चीज है। तो वी ऑल नो दैट 1 इंच इज अबाउट 2.54 सेंटीमीटर्स। ओके ये चीज जो है वो हमें पता होनी चाहिए, तो भी कर सकते हैं हम, वैसे नहीं कर सकते। ठीक है ये चीज जो है वो हमें कंप्लीटली पता होनी चाहिए। तो कैसे करोगे? तो सिंपली आप देखो इसका मतलब क्या है। 1 इंच अपॉन 2.55 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 है, सेम ही है ना। 1 इंच अपॉन 2.55 सेंटीमीटर इंटू 1, या फिर ऐसे मैं इसे लिख सकता हूँ 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। सेम ही वो नहीं है, सेम ही है, 1 ही है, सेम ही है। क्योंकि अगर मान लो ये दोनों चीज सेम है, अगर यहाँ पे मैं कोई x ले लूँ, ये 1 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 इंच इज इक्वल टू 2.55 सेंटीमीटर, ये जो मैंने आगे बताई। तो इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये इनडायरेक्टली सेम ही है। ठीक है तो इसको कैसे यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे हमें 3 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है तो इंच को कट आउट करना है और सेंटीमीटर को लाना है। तो इनमें से कौन सा यूज कर सकते हैं हम? तो यहाँ पे देखिए जिसको कट करना है ये वो न्यूमरेटर में है, तो ऐसी चीज चाहिए जो डिनोमिनेटर में हो। यहाँ पे देखो इंच डिनोमिनेटर में, तो 3 इंच तो है जिसे हमें कन्वर्ट करना है, इनटू ये हम डाल देंगे 2.54 सेंटीमीटर बाय 1 इंच। ठीक है ये आपको डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या डालना है, जो कट करना है। जो कट करना है वो क्या है, इंच है, तो इंच कट हो गया, इंच कट हो गया तो क्या आया, अरे यार 3 इंटू 2.54 विच इज 3 इंटू 2.54 विच इज 7.62। ठीक है तो आंसर क्या आ गया 7.62। क्या बचा यहाँ पे, सेंटीमीटर बचा। ओके क्लियर। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल है 2 डेज को हमें कन्वर्ट करना है सेकंड्स के अंदर। 2 डेज को हमें कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर। ठीक है तो पहले हमें यह पता होना चाहिए 1 डे का मतलब क्या है। 1 डे का मतलब है 24 आवर्स। ओके 1 डे का मतलब क्या है 24 आवर्स। 1 आवर का मतलब क्या है 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का मतलब क्या है 60 सेकंड्स। क्लियर है ना। ओके तो यहां पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 1 डे है तो अपॉन 24 आवर्स, या फिर इसे लिख सकते हैं 24 आवर्स
अपॉन 1 डे। अब ये कैसे है आप मुझे मत पूछना, इसको यहाँ पे ले आओ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 डे अपॉन 24 आवर्स, या फिर यहाँ पे इसको यहाँ पे ले जाओ तो 24 1 डे। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, वैसे ही 1 आवर अपॉन 60 मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट अपॉन 1 आवर। ओके, नाउ इसको कैसे लिख सकते हैं, 60 मिनट, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी, 1 मिनट आएगा, 1 मिनट अपॉन 60 सेकंड इज इक्वल टू 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट। सेम ही है सब, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो हमें लाना है 60 सेकंड, 2 डेज को काट के सेकंड में लाना है। तो कैसे करोगे, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डेज लिख लो। अब डेज को कन्वर्ट करना है, मतलब कि इसमें से कौन सा यूज करोगे, डेज न्यूमरेटर में है तो ये लोगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इंटू 24 आवर्स अपॉन 1 डे। ओके, डे कैंसल हो गया, क्लियर। चलो अभी 24 आवर्स चाहिए हमें तो सेकंड चाहिए, तो 24 आवर्स को काटना है। तो यहाँ पे देखिए 1 आवर 60 मिनट, 60 मिनट 1 आवर, तो ये न्यूमरेटर में तो ये लेना पड़ेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो ले लीजिए यहाँ पे 60 मिनट अपॉन 1 आवर, तो हवर कैंसल। ओके, अब आंसर किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए, ये तो मिनट है यहाँ पे, तो मिनट को भी कैंसिल करना है, तो मिनट न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट। ठीक है, मिनट कैंसल, क्लियर। अब देखिए सभी चीजें कट आउट, जो चाहिए हमें सेकंड वही है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है 48 360 सेकंड, यहाँ पे सेकंड ही बचा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 48 इंटू 3600 विच इज 172,800 सेकंड्स। ओके, क्लियर। ऐसे यूनिट को कन्वर्ट करते हैं एक से लेके दूसरे में। ठीक है, क्लियर, लिख लीजिए। ओके, नाउ we start a new topic, laws of chemical combination, okay, in which the first law is law of conservation of mass, which is proposed by Antoine Lavoisier in 1789. Okay, what's its statement? Let's say matter is neither be created nor be destroyed, but it converts one form to other form. Now what the law says, that means matter जो है, ठीक है, वो ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो फिर हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ क्या हो रहा है कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से इसे हम ये भी बोल सकते हैं, दैट्स वाई द लॉ इज कॉल्ड एज इनडिस्ट्रक्टिबल लॉ ऑफ मैटर। इनडिस्ट्रक्टिबल लॉ ऑफ मैटर भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मान लो कि हमने कोई ए कंपाउंड लिया 10 ग्राम, ठीक है, उसको बी कंपाउंड से 10 ग्राम से क्या किया, रिएक्ट किया, तो जो सी कंपाउंड मिला वो क्या मिलेगा, 20 ग्राम।
ना तो मैटर जो है वो डिस्ट्रॉय होगा, ना तो फिर क्रिएट होगा, सिर्फ क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही मान लो कि HCl है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो कि 2 मोल H लेंगे, 2 मोल जो है वो Cl लेंगे, तो 2HCl हमें मिलेगा, जहाँ पे 2 मोल H रहेंगे, 2 मोल क्या रहेंगे, Cl रहेंगे। ठीक है, क्लियर, ओके, समझ में आ गया। यही ये जो एंटोइन लेवोइजर ने जो लॉ दिया था वो बोल रहा है। ओके, क्लियर। तो आगे चलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट, डेफिनाइट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये दोनों, ये जो तीनों चीजें हैं वो एक ही है, ठीक है। फिक्स्ड बोल दो, डेफिनाइट बोल दो या कांस्टेंट बोल दो, विच इज प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्रोस्ट इन 1799। 1799 में जोसेफ प्रोस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था ये लॉ, ठीक है। लॉ क्या बोलता है, अ कंपाउंड is exist compounds elements are in a fixed proportion by mass। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, CuCO3, ठीक है, CuCO3 जिसके अंदर ये Cu क्या है, 1 है, कार्बन क्या है, 1 है, और ऑक्सीजन क्या है, 3 जेम है, 1 जेम 3, ठीक है। इसको अगर हम बोले तो नेचुरली अगर हम इसे फाइंड करें या आर्टिफिशियली इसे बनाएं, नेचुरली इसे बनाएंगे या फिर आर्टिफिशियली इसको बनाएंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, अगर मान लो कि Cu कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये अराउंड 51.7% है, ये अराउंड 39% होगा, ठीक है, और ये अराउंड 9% होगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियली जब हम बनाएंगे वो भी कितना होगा, इतना ही होगा, ठीक है, ओके, क्लियर। अगर मान लो कि वाटर की बात करो, वाटर जो H2O है, इसमें क्या होगा, ये 2 जेम 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। अगर इंडिया का वाटर हम ले लें, ठीक है, इसमें भी 2 जेम 1 होगा। USA का वाटर, वहां से अमेरिका से पानी मंगवाए तो भी क्या आएगा, उसके अंदर 2 जेम 1 ही आएगा, हाइड्रोजन जितना होगा वही कितना होगा, ऑक्सीजन होगा, जो रेशियो रहेगा वो सेम ही रहेगा। या फिर हम बोल दे कि रशिया से वाटर मंगवाए तो भी जो रेशियो रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मतलब कि कहीं से भी आप पानी उठा लो, ठीक है, उसका जो रेशियो रहेगा कंपोनेंट का वो क्या रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। वो किसने बोला, जोसेफ प्रोस्ट ने बोला इन 1799, विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन और डेफिनाइट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं, राइट डाउन, लिख लीजिए, आगे चलते हैं। नाउ दिस वन इज अ थर्ड लॉ of chemical combination, which is law of multiple proportion, which proposed by Dalton in 1803, in which we can say when 2 or more elements, और 2 elements ले लेते हैं वो भी चलेगा, 2 elements combine to form more than one compound, the masses of one element combines with other mass, other fixed mass of elements are in a fixed ratio, or we can say that in a simple whole number,
अब इसका मतलब क्या है, ये पूरी चीज़ जो बहुत ही डिफिकल्ट ऐसे लगती है लेकिन है नहीं। When two elements combine to form more than one compound, या फिर एक कंपाउंड होगा या एक से ज़्यादा कंपाउंड होगा जो दो एलिमेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो एक एलिमेंट जो है उसका मास फिक्स रहेगा। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विथ अदर फिक्स्ड मास, मतलब कि दो, अगर मान लो कि दो या तीन हो, अगर तीन हो तो दो के जो मासेस रहेंगे वो तीसरे का मास जो फिक्स रहेगा उसके साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, मतलब कि वो फिक्स होगा तो वो क्या होगा, वो सभी का फिक्स रेशियो होगा, मतलब कि सिंपल होल नंबर का। सिंपल होल नंबर मतलब कि 1 2 3 0 नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल से ले लूँ तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। एग्जाम्पल ले लूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूँ H2O का और एक ले लूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब कि H2O2 जो आप अब बाल में डालते हो कलर करने के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बार्बर भी यूज़ करते हैं। तो H2O में क्या है, यहाँ पे है 2 मोल H और ऑक्सीजन 1 मोल, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बोल तो 2:1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, H2 प्लस O2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन का तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन का भी क्या है, 2 है, मतलब कि 2 है। अब यहाँ पे देखिए कंपाउंड तो है, दोनों के कंपाउंड में थोड़ा ही डिफरेंस है। ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही बनाता है एक से ज़्यादा, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही बनाता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज दैट हियर ऑक्सीजन इज 2 मोल्स बट फिक्स्ड मास किसका है, इसका है। और ये 2:1 और 2:2 जो है वो होल नंबर में है, मतलब कि सिंपलेस्ट रेशियो है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है इसका। अगर मान लो दूसरा एग्जांपल देखें हम, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ही क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें रेशियो कितना है, इसमें कार्बन 1 है और इसमें ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, तो रेशियो क्या हो गया, 1:2 और 1:1, ठीक है। फिक्स रेशियो है किसका, कार्बन का है, यहाँ पे फिक्स रेशियो किसका है, कार्बन का है, और डिफरेंस किस में आ रहा है, ऑक्सीजन में आ रहा है, ठीक है। वैसे ही NO2 N2O सभी NO3 नाइट्रोजन में भी हो सकता है, ओके। तो ये जो है वो लॉ है मल्टीपल प्रोपोर्शन का, ठीक है। अब गैल-लुसेक लॉ क्या बोलता है वो देख लेते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन 2 gases are combined to form a compound, their volume are in a fixed proportion, मतलब कि ये भी क्या होगा, सिंपल रेशियो में होगा, मतलब ठीक है, इन अ सिंपल रेशियो या फिक्स्ड रेशियो बोल देते हैं यहाँ पे, फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। अगर मान लो कि 2 गैस की बात करो एग्जांपल पे, H2 गैस, ठीक है, ये गैस है, प्लस Cl2 भी क्या है, गैस है, ये 1 लीटर बोल दो, ये भी 1 लीटर, तो जो 2HCl मिलेगा वो क्या होगा, 2 लीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्शन, यहाँ पे क्या हुआ, H और Cl का 1:1, ठीक है, क्लियर। इससे कोई ये एकदम क्लियर है कि इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है, इसको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है, ओके। अगर एक्सरसाइज में है NO2 NO3 वाला, ठीक है, बहुत सारे नाइट्रोजन और ऑक्साइड जो है वो कंपाउंड बनाते हैं एक से ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन 1 कंपाउंड, क्योंकि NO3 भी बनाता है, NO2 भी बनाता है, N2O5 भी बनाता है, ठीक है। तो उन सभी में नाइट्रोजन का जो पोर्शन रहेगा, जो मास रहेगा वो फिक्स रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन का पोर्शन क्या रहेगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। वो एक्सरसाइज आपको करना है, क्लियर। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए, आगे चलते हैं। ओके, दिस वन इज द लास्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोज लॉ, ठीक है, या फिर इसे एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस
हाइपोथेसिस भी बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में जो सीबीएसई की है उसके अंदर हाइपोथेसिस बोला जाता है। तो ये क्या है, तो हम बोल सकते हैं एट सिमिलर कंडीशन। सिमिलर कंडीशन मतलब कि हम बोल सकते हैं सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, equal number volume of gases, equal volume of gases have equal number of molecules। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि एक कंटेनर है, वैसा ही सेम कंटेनर मेरे पास 3 है, ठीक है, 3 कंटेनर है मेरे पास। अब तीनों कंटेनर में मैंने अगर मान लो कि यहाँ पे 1 ml जो है यहाँ पे H2 गैस जो है वो भरा हुआ है, यहाँ पे N2 गैस भरा हुआ है और यहाँ पे मान लो कि O2 गैस भरा हुआ है, ठीक है। तो सबका वॉल्यूम सेम है, सिमिलर कंडीशन है, तो हम बोल सकते हैं कि इनके अंदर, ठीक है, अगर मान लो कि इसके अंदर हम गैस कर लें कि 1 लाख मोलिक्यूल है, ठीक है, 1 लाख मोलिक्यूल इसके अंदर है, तो इसके अंदर भी कितने होंगे, 1 लाख मोलिक्यूल होंगे, क्योंकि सब कंडीशन सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है और वॉल्यूम भी क्या है, सेम है। तो सभी के अंदर गैसेस अलग है लेकिन 1 लाख मोलिक्यूल होंगे। O2 के इसके अंदर 1 लाख मोलिक्यूल होंगे, इसके N2 के 1 लाख मोलिक्यूल और इसके H2 के 1 लाख मोलिक्यूल होंगे, ठीक है। इसको यूज करके, हाइपोथेसिस को यूज करके एक अगर हम बोले तो इक्वेशन बना सकते हैं कि H + Cl = हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकते हैं। तो अगर मान लो कि यहाँ पे N मोल्स हैं, इसके भी N मोल्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2N मोल्स होंगे। या फिर ऐसे देखें तो यहाँ पे 1/2 molecules present in 1 mole of hydrogen, here 1/2 molecules present in 1 mole of chlorine, that means which make 1 molecule of HCl। ओके, तो ये यूज है एवोगैड्रोस लॉ या फिर एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस का हम बोल सकते हैं। ओके, क्लियर। तो ये लास्ट वन था, लिख लीजिए, आगे चलेंगे अगले वीडियो में।